नमस्कार बच्चों। अब हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्री का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आज समझते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इसका हम अगला सेशन प्रैक्टिकल का बाद में देखेंगे। तो समझते हैं। सबसे पहले तो जर्नल क्या है अपन ये समझते हैं। थ्योरी काम आएगी, आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है थ्योरी। ऑब्जेक्टिव हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, इन पर जोड़ी जमाओ, मैच द कॉलम, वन वर्ड आंसर। तो द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पहली स्टेप होती है अकाउंटिंग प्रोसेस की। ईच ट्रांजेक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल यानी डे टू डे, एक तारीख के सारे ट्रांजेक्शन, फिर दूसरी तारीख के, फिर तीसरी तारीख के, फिर चौथी तारीख के, लाइक दैट। द बुक्स इन विच a transaction is recorded for the first time are called books of original entry। जिसमें पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस हैविंग फ्यू ट्रांजेक्शंस, जर्नल एक्ट एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यदि छोटा बिजनेस है जहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं होते हैं तो उस केस में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होती है वो जर्नल होती है और वहीं पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। However, as the business grows, the number of transactions increases and it becomes practically impossible to record all the transaction। यदि ज्यादा ट्रांजेक्शंस होते हैं तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है कि आप हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सको। To record all the transaction in the journal. In such a case, the journal is subdivided into number of subsidiary books। उस केस में यानी आपको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में आप हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, तो आपको एक डिवीजन करना पड़ता है, सब डिवीजन, और वो कहलाता है सब्सिडरी बुक्स। आफ्टर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। यानी पहली प्रोसेस जर्नल, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ा है तो कुछ ट्रांजेक्शन जर्नल में और कुछ ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स में। अब जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद आपको तीसरी स्टेप में जाना है और वो क्या है, लेजर बनाने की। तो लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स एज ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बुक। ये ध्यान रखना, ओरिजिनल बुक मतलब जर्नल, प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर। लेजर से सारी जानकारी मिल सकती है। जर्नल हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर व्हाइल लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर में हम अभी सिर्फ जर्नल की बात करेंगे, लेजर अगले चैप्टर में डिस्कस होगा। मीनिंग ऑफ जर्नल, तो जर्नल का क्या मीनिंग है? द टर्म जर्नल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, कहां से आया है? फ्रेंच वर्ड से जोर, विच मीन्स अ डायरी। जोर का मतलब डायरी। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यानी कोई ट्रांजेक्शन 3 तारीख को हुआ और कोई 2 तारीख को हुआ तो पहले 2 तारीख वाला लिखेंगे और फिर 3 तारीख वाला लिखेंगे। यानी डेट वाइज या डे वाइज हम ऑर्डर मेंटेन करके चलेंगे। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल मस्ट बी सपोर्टेड बाय रिलायबल सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी आप जितने भी जर्नल में ट्रांजेक्शंस को नोट करेंगे, एंट्रियां लिखेंगे, हर ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट का लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, यूट्यूब पे डला है, आप उसको देख सकते हैं। लाइक कैश रिसिप्ट, वाउचर्स, इनवॉइसेस, इनसे सपोर्टेड होना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में आपने लिख दिया कुछ भी।
In the word of M.J. Keeler, a journal is a chronological record of financial transactions of a business. In the words of Cropper, a journal is a book employed to classify or sort out transactions in a form convenient for देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन लेजर। मतलब इनका कहना है कि ये प्रिंसिपल बुक है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, या फिर दूसरे बंदे ने, क्रोपर ने ये कहा कि ये एक बुक को हम एम्प्लॉय कर देते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, इस तरीके से रिकॉर्ड करे कि हमें इसकी जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है लेजर बनाने की, उसके लिए कन्वीनियंट हो सके, यानी सुविधाजनक हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेजर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जर्नल कीप a date wise records of all the transaction with details of accounts debited and credited। क्या अकाउंट डेबिट हुआ है, क्या अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसके साथ डिटेल्ड मेंटेन होता है। अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड लेजर पेज नंबर, लेजर फोलियो ऑफ द अकाउंट। और ये भी जर्नल में हम ये भी लिखते हैं कि ये जर्नल एंट्री लेजर के किस पेज नंबर पे लिखी है, और लेजर का जो पेज नंबर होता है उसको LF बोला जाता है, लेजर फोलियो। A transaction recorded in the journal in the form of entry is called journal entry। ट्रांजेक्शन में जो हम जर्नल में जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, और उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और ये जब हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, एंट्रियों को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग। बहुत ध्यान से रखना। फिर से, जर्नलाइजिंग या फिर जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? जब आप ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखते हैं तो वो एंट्री लिखना क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है जर्नल बनाने की, ये क्या कहलाती है? जर्नलाइजिंग। उसके बाद जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, तो उसको कहा जाता है पोस्टिंग टू लेजर। कैरेक्टर आर फीचर्स ऑफ जर्नल। जर्नल के कैरेक्टर या फीचर्स क्या हैं? तो एज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक, it is known as book of original entry or book of primary entry or book of prime entry or book of first entry। चारों में से आप कुछ, जानू, सोना, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मतलब आप ये नाम जरूर याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पर भी आपको काम आ सकते हैं। हो सकता है जोड़ी जमाने में, जोड़ी मतलब नालायकों, मैच द कॉलम, जोड़ी जमाओगे, सेटिंग करोगे। जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश और क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट करता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करता है और उसी पे वर्क करता है। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल इज नोन एज जर्नल एंट्री। Journal entry is accompanied with a brief explanation of the transaction called narration। जब आप जर्नल एंट्री लिखेंगे तो उसके साथ में आपको उसको ब्रीफ डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, आपको उसका वर्णन करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है नरेशन। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन डेली बेसिस, रोज के रोज आपको रिकॉर्ड करना है। जर्नल कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन देता है इन वन एंट्री। एक ट्रांजेक्शन की कंप्लीट एंट्री जर्नल में मिल जाती। लेजर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं, एक तो दो लेजर बनते हैं, यानी एक लेजर इधर एक लेजर उधर, तो लेजर में एक जगह नहीं मिलता, लेकिन जर्नल में एक ट्रांजेक्शन एक कंप्लीट एंट्री में मिल जाता है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जर्नल के? तो एडवांटेजेस ऑफ अ जर्नल reduces the possibility of committing error। journal reduces the probability of committing error as amounts to be debited and credited are written simultaneously। as amounts to be debited and credited are written simultaneously। तो जर्नल क्या करता है? पॉसिबिलिटी, एरर, गलतियां होने की चांसेस को कम कर देता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें एक साथ लिखी जाती हैं, साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग रिडेस, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। चूंकि आप नरेशन लिखते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनाई है आपने, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। प्रोवाइड्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, डेट वाइज रिकॉर्ड मिलता है आपको। अब इससे लेजर बनाने में आसानी होती, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं। क्या लिमिट्स हैं? नॉट सुटेबल इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। यदि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उसके लिए सुटेबल नहीं होता। डज नॉट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। सब्सटीट्यूट, लेजर का सब्सटीट्यूट के रूप में आप इसको इस्तेमाल
नहीं कर सकते, डज नॉट रिवील कैश बैलेंसेस। कैश का कितना बैलेंस है ये यहाँ से नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ता है। फॉर्मेट क्या है जर्नल का, तो फॉर्मेट है वेरी इंपॉर्टेंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर का पेज नंबर, डेबिट और क्रेडिट, इन दोनों कॉलम में हमें अमाउंट लिखना है। अब इसको हम आगे समझते हैं। द डिफरेंट कॉलम्स ऑफ जर्नल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। जो इसके डिफरेंट कॉलम्स है उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर्मेट ध्यान रखना बच्चों, एक बार और देख लो। अब सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट का। दिस कॉलम रिकॉर्ड्स द डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी आपने 2 सितंबर को किया है तो आप पूरा लिखेंगे 2 सितंबर 2020। पर्टिकुलर्स में आपको डिटेल लिखना है, जर्नल एंट्री लिखना है। जो 2 ट्रांजेक्शन आप, उस ट्रांजेक्शन की वजह से जो 2 अकाउंट इफेक्टेड है उनको आपको लिखना है। पहला नाम डेबिट का लिखना है और दूसरा नाम क्रेडिट का लिखना है। डेबिट के साथ आप डेबिट लगाएंगे, लेकिन क्रेडिट वाले में आप टू शब्द का इस्तेमाल लगाएंगे। Nowadays space practice is developing to omit the writing debit and to from journal entries। ठीक है, लेजर फोलियो यानी लेजर का पेज नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट के, तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बट एक बार हम फिर भी देख लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच का प्रिंसिपल रूल दिया गया है। एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो डेबिट। फिर कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट और डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। रेवेन्यू और इनकम यदि इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। स्टेप्स क्या है गाइस मेरे प्यारे बच्चों? The process of journalizing involve various steps. For better understanding the steps, let us assume that we have to record the following transaction. Purchased machinery in cash for 30,000 on 7th April. तो डेट के कॉलम में आप, the first step is to recognize the amount involved in the transaction. Consider the given example accounts involved are। ये सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितना अमाउंट है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। तो मशीन परचेस करने से मशीन एक एसेट होती है और दूसरा फॉर कैश है, यानी कैश भी एसेट्स है। तो मशीन नाम की एसेट इंक्रीज हुई और कैश नाम की एसेट डिक्रीज हुई, यानी मशीन डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो इंक्रीज हुई, और कैश रिड्यूस हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पर स्टेप इन द दूसरा है नेचर ऑफ अकाउंट। देखो एसेट्स लायबिलिटी क्या है, उसके बेसिस में फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर्टेन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट ये हमने निकाल लिया। अमाउंट कितना है वो लिखना है और फिर आप उसको डेट लिख दोगे, पर्टिकुलर के कॉलम में डिटेल लिख दोगे। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। 7 डेट में 7/4/2019 का ट्रांजेक्शन था ये, पर्टिकुलर में मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखोगे और क्रेडिट के लिए थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद 2 लिखोगे और फिर कैश अकाउंट लिखोगे। लेजर का फोलियो नंबर यहाँ लिख दिए 34 और 12, ये समझने के लिए है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट में दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। अभी इसमें क्या है, नरेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहला जो चीज लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा बीइंग। बीइंग लिखेंगे उसके बाद ही शुरू करेंगे मशीनरी परचेज्ड इन कैश। ये इसका हो गया नरेशन और ये लिखना कंपलसरी है। अब टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ जर्नल का मतलब है जो आप जर्नल एंट्री करेंगे उसका आपको, जैसे मान लीजिए 2 पेज में जर्नल एंट्री जाती है तो पहले पेज का टोटल नेक्स्ट पेज में आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा। When name, अब जैसे ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सेल आर परचेज ऑफ गुड्स आर एसेट्स, व्हाइल परचेजिंग और सेलिंग गुड्स आर एसेट्स द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। आपको क्या कंसीडर करना है? When name of the seller or buyer is given without the use of word cash। यदि आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया और उसमें कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं है, सेल या परचेस का क्वेश्चन है, उसमें सेलर या फिर बायर दोनों का नाम दिया है और उसमें कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है, यानी उधारी का ट्रांजेक्शन है।
जैसे गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर 10,000, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यदि कैश लिख दिया, नाम भी लिखा और कैश भी लिखा, तो फिर वो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अदरवाइज आप गलतियां करेंगे। जैसे लिखा होता है यहाँ पे गुड सोल्ड टू अमित फॉर 10,000 इन कैश, तो फिर ये कैश ट्रांजेक्शन होता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता। और सिर्फ नाम दे दिया, सिर्फ कैश लिख दिया तो कैश ट्रांजेक्शन है। अच्छा, नाम भी नहीं दिया, कैश भी नहीं दिया, तो भी कैश ही ट्रांजेक्शन माना जाता है मोस्ट प्रोबेबली। when when name of seller or buyer is given with use of, तो इसको कैश मानना है। when name of is not given, नहीं दिया तो गुड सोल्ड फॉर 10,000, इसको हम कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम में क्या करेंगे आप ये समझ लीजिए। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, इवन इफ नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट इज स्टिल एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड नॉट द पार्टी। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लिखा है सैलरी गिवन टू रमेश, तो भी आप इसको कैसे ही ट्रांजेक्शन मानेंगे, यानी एक्सपेंसेस के लिए यदि पेमेंट हुआ है तो हम एक्सपेंसेस लिखेंगे और कैश का इस्तेमाल करेंगे, पार्टी का नाम हम नहीं लिखते। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक्सपेंसेस और इनकम के से रिलेटेड आइटम्स में हम पार्टी का नाम नहीं लिखते, हम इनकम के रूप में ही उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट में उसका बंदे का नाम आएगा, लेकिन उसमें अकाउंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि आपको अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी में एस लगाएंगे और फिर अकाउंट लिखेंगे। अब मीनिंग ऑफ गुड्स अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर एक बार फिर से समझते हैं। गुड्स आर कमोडिटी इन विच द बिजनेस डील्स। आप जैसे क्या होता है, गुड्स और एसेट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि किसको आप गुड्स मानेंगे और किसको एसेट्स मानेंगे। तो जो जैसे फर्नीचर वाला है, तो फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी आइटम है जिन पर वो डील करता है, जिनको खरीदता और बेचता है, तो वो चीज उस बिजनेसमैन के लिए गुड्स के रूप में मानी जाएगी और उसको वो गुड्स ही लिखेगा। और गुड्स जब हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो पेपर में हम गुड्स को सेल या परचेस के नाम से डिनोट करते हैं, गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखा जाता। यानी सेल्स अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट का इस्तेमाल होता है, या फिर परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न का इस्तेमाल होता है, या फिर स्टॉक के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल विदाउट जीएसटी, बिना जीएसटी के हम कैसे रिकॉर्ड करें? तो गाइस, अब हम इस पार्ट को बोर्ड पर समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और मैं कुछ देख लेता हूँ थ्योरेटिकली, यदि आपको कुछ समझाना हुआ तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज अपन फिर अब इसको बोर्ड में समझना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे तो फिर टाइम पास हो जाएगा घास काटना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।